तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, ना मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए, आनुवंशिकता एवं वातावरण के तहत आज हम लोग पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे बालकों के विकास एवं वृद्धि में आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म को पहले समझेंगे, वृद्धि और विकास को। सबसे पहले समझिएगा विकास और वृद्धि के बारे में हल्का सा, उसके बाद हम चलते हैं फिर टॉपिक पे। जो विकास होता है वह जो होता है वह फील करते हैं हम लोग, अनुभव की जाती है, जबकि जो वृद्धि होती है उसे हम देख सकते हैं। विकास जो होती है मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो वृद्धि होती है वह निश्चित समय के बाद रुक जाती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अक्सर ये एडोलेसेंस या अडल्टहुड जो होती है, किशोरावस्था कहते हैं, तो उस समय जाकर इसकी बहुत ही धीमी हो जाती है। लेकिन विकास ये गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, वुम टू टूम तक प्रक्रिया चलती है। विकास जो होता है इसका मापन करना संभव नहीं होता है उतना, लेकिन वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, इसीलिए इसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, मात्रात्मक कहते हैं। जबकि विकास को फील किया जा सकता है, इसे हम क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हम लोग इसको कहते हैं। और एक और समझिएगा, विकास जो है बड़ा टर्म होता है। मान लीजिए कि अगर यह विकास है तो वृद्धि जो होता है एक छोटा सा टर्म होता है। यानी विकास जो होता है अपने अंदर वृद्धि को समाहित करता है, यानी वृद्धि को विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास को वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा वृद्धि और विकास के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि बालकों के विकास और वृद्धि में आनुवंशिकता क्या आपने देखा कि माता पिता के गुणों का संचरण जीन के द्वारा जो होता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। और वातावरण, जीन को छोड़कर जो भी चीजें होती है वो सारा क्या कहलाती है, वातावरण कहलाती है। तो बालकों के विकास एवं वृद्धि में आनुवंशिकता और वातावरण क्या दोनों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या कितना पड़ता है, उसे जानने के लिए बालकों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। और कैसे अध्ययन करेंगे, तो बालकों का व्यवहार का निर्धारण कौन करता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों द्वारा होता है। लेकिन कैसे हम जानेंगे कि दोनों करता है, तो इसके दिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक कौन होता है, तो मनोवैज्ञानिक वह होता है जो व्यवहार के बच्चों का अध्ययन करता है। तो गौर कीजिएगा, इसके लिए मनोवैज्ञानिक ने दो तरह के अध्ययन किए, एक जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया और दूसरा पोष बच्चों का अध्ययन किया। और उसके आधार पर कहा कि हमारे बच्चे के वृद्धि और विकास पर वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है, किसी का ना ज्यादा ना किसी का कम। तो कैसे ज्यादा कम हो सकता है, समान रूप से नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अब जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया गया, तो जुड़वा बच्चे को देखा गया, तो उन्होंने देखा कि जुड़वा बच्चे भी दो तरीके के होते हैं। अब कैसे होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका, इधर माता है और इधर पिता है। अब गौर कीजिए आप, ये माता है और पिता, तो माता के पास तो एग होते हैं, अंडाणु होते हैं, पिता के पास शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं। अब दोनों का क्या होता है, मान लीजिए कि माता का अंडाणु, ये माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु, ये दोनों का अगर बाय चांस यहां से मिलन हो गया, तो यहां से क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो जाइगोट बनते हैं, जिसे आप युग्मनज कहते हैं, तो ये जो जाइगोट का निर्माण होता है, इसमें एक अंडाणु एक शुक्राणु का मिलन हुआ है,
तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि यह दो भागों में बंट जाता है, ये दो भागों में किसी तरीके से विभाजन हो जाता है एक ही अंडाणु और शुक्राणु का, और ये दो अलग अलग क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। और इस तरीके का जो बनते हैं यह इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस यानी इसको हम कहते हैं कौन सा, एकांकी जुड़वा, एकांकी जुड़वा कहते हैं। एकांकी जुड़वा, क्यों एकांकी जुड़वा आपने कहा, चूंकि एक ही अंडाणु एक ही शुक्राणु के मिलन से एक जाइगोट का यहाँ पर निर्माण हुआ। ये जो जाइगोट बना जिसको आपने युग्मनज कहा, लेकिन यह जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। अब दो भागों में जब ये बटेगा युग्मनज तो क्या होगा, दो नए जीवों का निर्माण होगा। और जब दो नए जीवों का निर्माण होगा और चूंकि एक ही से निकल के गया है इसलिए इसे एकांकी जुड़वा कहेंगे। इसका जो होता है गुण जो होता है बिल्कुल समान होते हैं, इसके लगभग गुण समान होते हैं, चाहे उसके चेहरे का रंग हो या उसके चेहरे की बनावट हो, शारीरिक बनावट हो, बालों का रंग हो, बालों की बनावट हो, उसके बाद उसके यहाँ तक कि बहुत सारे जो गुण होते हैं एक समान होते हैं। और ये लेकिन एक चीज समझिएगा, एकांकी जुड़वा में क्या होता है, या तो दोनों लड़का का जन्म होगा यानी लड़का लड़का होगा, चाहे दोनों जो होगा लड़की लड़की होगा, यानी एक ही लिंग होंगे, दोनों का लिंग समान होंगे। क्या क्या इसका समान हो सकता है, तो देखिएगा इसकी बनावट समान होगी, इसकी पसंद समान होगी, रुचि समान होगी, इनके रंग समान होंगे और इनका यहां तक कि व्यवहार में भी बहुत हद तक समानता पाई जाएगी। मतलब कि जब एकांकी जुड़वा का जन्म होगा तो क्या होगा, बिल्कुल समान होंगे। अब देखिए ये तो होगा एक टर्म। अब जुड़वा बच्चे को दो टाइप में बांटा गया, एक तो हो गया एकांकी और दूसरा कब होता है तो माता एवं पिता। अब यहां से होता क्या है कि माता के जो अंडाणु है, पिता के जो शुक्राणु है, अब इस दोनों का मिलन हुआ, यहां से दो अंडाणु आए और इधर से भी दो शुक्राणु आए, और दो अंडाणु और दो शुक्राणु अलग अलग अंडाणु के साथ मिलन करते हैं। और मिलने के बाद चूंकि देखिए ये दोनों अलग अलग है तो दो बच्चे का निर्माण होगा, लेकिन जब दो बच्चों का निर्माण होगा तो इस तरीके के बच्चे को हम लोग कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस के नाम से इसे जानते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग भ्रातृय जुड़वा भी कहते हैं। और याद रखिएगा एकांकी जुड़वा का जब निर्माण हुआ था तो एक ही अंडाणु से हुआ था और बाद में चल के वो विभाजित हो गया था किसी प्रकार से। लेकिन जब ये होगा फ्रैटर्नल ट्विंस होंगे तो उसमें माता के दो अंडाणु से दो शुक्राणु का मिलन होगा और दो नए जीव अलग अलग निर्माण करेंगे। तो इनमें क्या होगा कि जो इनका लिंग होगा, जो इनका सेक्स होगा, यह जो होगा ये कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों मेल मेल होगा लड़का लड़का होगा, या दोनों फीमेल फीमेल लड़की लड़की होगा, या मेल फीमेल या फीमेल यही मेल या फीमेल लड़का लड़की, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन इसका जो होगा, इसका जो शारीरिक बनावट होगा उसमें भिन्नता पाई जाएगी, उसके रंग में भिन्नता पाई जाएगी। उसके बाद इसका जो कह सकते हैं कद जो होगा, या जो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई, इसकी वजन, ये सब में अंतर आएंगे। उसके बाद यहां तक कि इसकी रुचि भी जो होती है वह अलग अलग होती है, इनका व्यवहार भी जो होता है वह भी क्या होता है, अलग अलग होता ही है। लेकिन इसमें सारा देखिए बिल्कुल समान होते हैं, इसमें लंबाई भी लगभग समान होगा और इसका वजन भी समान होगा। अब कहिए कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये भ्रातृय है कि एकांकी है, तो जब जुड़वे बच्चे का जन्म हो, देखिए चूंकि भ्रातृय जुड़वा होगा तो हो सकता है दोनों लड़का या दोनों लड़की या कुछ भी होगा, लेकिन इसमें तो दोनों लड़का दोनों लड़की, इससे तो आप पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें भी हो सकता है। लेकिन हम व्यवहार से पता लगा लेंगे। जैसे इसका क्या होता है कि इसकी पसंद बिल्कुल लगभग समान होती है, अगर एक को इस वातावरण में मन नहीं लगता तो दूसरे को भी नहीं लगेगा, अगर एक को आम खाने में मजा नहीं आता तो दूसरे को भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है भिन्नताएं होती है, जरूरी नहीं है कि
कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही चीज को पसंद करे। अलग अलग भी कर सकते हैं, लंबाई भी अलग अलग हो सकता है, वजन भी अलग अलग हो सकता है, पसंद भी अलग, रंग भी दोनों बच्चा का अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसका जन्म के बाद देखिए उसका हाइट भी समान ही रहता है, वजन भी समान, बनावट भी समान होता है। तो ये है जुड़वा बच्चों का आधार। लेकिन ये किस आधार पे? ये मैंने कहा आनुवंशिकता के आधार पर। तो आनुवंशिकता के आधार पर आपने क्या देखा कि आनुवंशिकता के आधार पर जब क्या होंगे, एकांकी जुड़वा होंगे तो उसकी लगभग समान होगी पसंद, और पसंद क्या कह सकते कि दोनों में लगभग समानता पाई जाएगी। लेकिन भ्रातृ जुड़वा होगा तो उसमें बिल्कुल समानताएं नहीं पाई जाएगी, अलग अलग होगा। अब ये तो आनुवंशिकता की बात है। अब हम इस पर वातावरण का कुछ प्रभाव को देखते हैं। जैसे वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए जो जुड़वा बच्चा है उसका जब अध्ययन किया गया तो उसमें क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। कहा गया एकांकी जुड़वा बच्चों का पालन पोषण जब एक समान वातावरण में हुआ और एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका पालन पोषण अलग अलग वातावरण में हुआ, तो दोनों से क्या पता चला उसके बारे में जानते। चूंकि आपने देखा कि वातावरण को, ये भी तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या बच्चों के विकास और वृद्धि में आनुवंशिकता का तो प्रभाव पड़ता, अभी पड़ा ना, देख रहे हैं। लेकिन क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अगर मान लो कि एकांकी जुड़वा बच्चा है, हमने उसको एक समान वातावरण में रखा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सुनिएगा इसको थोड़ा सा, देखिएगा। एक गेसेल तथा थॉमसन द्वारा दो एकांकी जुड़वा बहन को करीब करीब एक ही वातावरण में 14 साल तक रखकर उनके व्यवहारों का अध्ययन किया गया। एक बहन का नाम प्रयोगकर्ता ने ट्विन टी रखा तथा दूसरी का बहन का नाम ट्विन सी रखा। जब 14 साल के बाद इन दोनों बहनों के व्यवहारों की तुलना की गई तो प्रयोगकर्ता को बहुत ही रोचक तथ्य प्राप्त हुआ। शारीरिक विकास, रूप, रंग और बुद्धि में दोनों बहनों में काफी समानताएं थी, परंतु बहुत सूक्ष्म रूप से देखने पर दोनों बहनों में कुछ असमानताएं भी देखी गई। नहीं, जैसे टी अधिक चालाक, ध्यानमग्न तथा किसी कार्य को अधिक तेजी से करती थी, जबकि सी जो थी थोड़ा सतर्क होकर तथा सोच समझकर किसी काम को करती थी। किसी प्रकार के चित्र लेखन में टी अधिकतर सीधी लकीरों का प्रयोग करती थी, जबकि सी इस तरह के कार्य में टेढ़ी मेढ़ी लकीरों का प्रयोग करती थी। प्रयोगकर्ताओं के अनुसार व्यवहार में ये सारी विभिन्नताएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे पूर्णतः भिन्न था। इस अध्ययन के आधार पर प्रयोगकर्ताओं ने यह बताया कि एकांकी जुड़वा बच्चों का पालन पोषण एक साथ होने पर उनके व्यक्तित्व में क्या होती है, काफी समानताएं होती है। यानी वातावरण का प्रभाव इस पर कुछ ना कुछ क्या होता है, पड़ता है। नहीं, क्योंकि जब एक समान वातावरण रखेगा तो दोनों का क्या हुआ, बिल्कुल समान ही रहा। लेकिन जब एकांकी जुड़वा बच्चों का पालन पोषण अलग अलग वातावरण में हुआ, कैसे देखिएगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि जब एकांकी जुड़वा बच्चों को एक दूसरे से अलग करके भिन्न वातावरण में पाला पोसा जाता है तो क्या वे उन भ्रातृय जुड़वा बच्चा जिनका पालन पोषण समान वातावरण में होता है तो सचमुच में भिन्न होते हैं। तो न्यूमैन, फ्रीमैन तथा हालजिंगर ने ऐसा ही अध्ययन किया जिसमें एकांकी जुड़वा बच्चा जिसका पालन पोषण अलग अलग वातावरण में रखकर किया गया कि तुलना उन भ्रातृय जुड़वा बच्चों के साथ की गई, उनका पालन पोषण समान वातावरण रखकर किया गया। परिणाम में इन लोगों ने पाया कि अलग अलग वातावरण में पाले पोसे जाने के बाद भी एकांकी जुड़वा बच्चों में भ्रातृय जुड़वा बच्चों की अपेक्षा शारीरिक गुणों में अधिक समानता देखी गई। इसका मतलब यह हुआ कि शारीरिक गुण जैसे शरीर की ऊंचाई, भार में वातावरण की अपेक्षा आनुवंशिकता का अधिक महत्व होता है। और अलग अलग वातावरण में पाले पोसे गए एकांकी जुड़वा बच्चों की बुद्धि में भ्रातृय जुड़वा बच्चा जिनका पालन पोषण एक ही वातावरण में किया गया था की अपेक्षा अधिक समानता थी, परंतु जब उनकी तुलना वैसे एकांकी बच्चों से की गई जिन्हें एक ही वातावरण में रखकर पाला पोसा गया था तो उसमें समानता बहुत कुछ कम हो गई। उनका मतलब यह हुआ कि बुद्धि के निर्धारण में आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। एकांकी जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर पालन पोषण करने का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि बुद्धि में ऐसे बच्चों में कितना अंतर होता है। तो यहां से स्पष्ट होता है कि आप जब बच्चे को वातावरण में परिवर्तन करते हैं तो आनुवंशिकता का प्रभाव बना ही रहता है। नहीं, लेकिन अगर आप वातावरण
बदलते आनुवंशिकता तो गुण रहता है, लेकिन उसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जब एक समान वातावरण में रखा जाता है तो उसका बुद्धि और उसका जो विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है, वह लगभग समान होते हैं। लेकिन जब उसको वातावरण परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसके बुद्धि पर भी क्या पड़ता है, और सॉरी, वृद्धि और विकास पर भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारे बालकों के विकास एवं वृद्धि में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का क्या होता है, महत्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोष बच्चों का अध्ययन, देखिएगा, स्टडीज ऑफ फोस्टर चिल्ड्रेन, मनोवैज्ञानिकों ने पोष बच्चों का अध्ययन करके, देखिए पहले समझिए पोष बच्चा होता क्या है। तो जो माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, अगर उसके बच्चे को कोई दूसरा पालन पोषण करता तो उसी बच्चे को हम कौन सा बच्चा कहते हैं, पोष बच्चा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिकों ने पोष बच्चों का अध्ययन करके वातावरण तथा आनुवंशिकता के तुलनात्मक महत्व का अध्ययन किया है। ऐसे बच्चों का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक ने दो तरह के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है। पहला प्रश्न यह है कि क्या पोष बच्चों के व्यवहारों में, थोड़ा गौर से सुनिएगा बच्चे लोग, पहला प्रश्न यह है कि क्या पोष बच्चों के व्यवहारों में अपने वास्तविक माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है। यानी अगर किसी बच्चे को पालन पोषण किया जाता है तो जो पालन पोषण करता है सो और जन्म देने वाले जो है, क्या दोनों में अधिक समानताएं होती है या अपने पोष माता पिता के व्यवहार से अधिक समानता होती है। दूसरा प्रश्न है कि यदि अनुकूल वातावरण में ऐसे बच्चों को रखकर पाला पोसा जाए तो क्या उनके कुछ खास गुणों जैसे बुद्धि आदि में परिवर्तन आता है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययन के आधार पर मात्र आंशिक उत्तर देने में समर्थ हुए। वर्कस ने एक अध्ययन किया जिसमें पोष बच्चे की बुद्धि की तुलना उसके पोष माता पिता की बुद्धि तथा उसके वास्तविक माता पिता की बुद्धि से की और बताया कि ऐसे बच्चों की बुद्धि अपने वास्तविक माता पिता की बुद्धि से अधिक समान थी, परंतु पोष माता पिता की बुद्धि में समानता कम थी। इस अध्ययन से पता चलता है कि वातावरण की अपेक्षा आनुवंशिकता अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु स्कोडक तथा स्किल्स ने अपने अध्ययनों में वर्कस के विपरीत परिणाम प्राप्त किए, क्योंकि इन लोगों ने अपने परिणाम में स्पष्ट रूप से पाया कि पोष बच्चे की बुद्धि उनके वास्तविक माता पिता के बुद्धि से कम और पोष माता पिता की बुद्धि से अधिक मिलती जुलती थी। इन अध्ययनों से पता चलता है कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण का प्रभाव आनुवंशिकता से अधिक होता है। अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का महत्व होता है, न किसी एक का। यानी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है ना, जो जन्म दिया है उसको पाला पोसा दूसरा है, तो क्या पालने पोषने वाले जो है, क्या उसके बुद्धि से बिल्कुल समान हो जाएगा गुण? नहीं होगा। जो जन्म दिया उससे होगा, लेकिन फिर अध्ययन किया गया तो पता चला कि जिसने पाला पोसा था उसके बुद्धि से ज्यादा समानताएं थी। यहां से स्पष्ट नहीं होता है कि किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नया पार्ट लेकर। पार्ट 6 आनुवंशिकता एवं वातावरण का लेकर आ रहा हूं जल्द। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी की बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।